नीला शहर जोधपुर और नीला आसमान, और यहाँ के गहरे नीले आसमान में उड़ते भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस विमान, साथ में कलाबाजियां करते अमेरिकी A-10 थंडरबोल्ट, ग्रीस के F-16 फाइटिंग फॉल्कन और जापान के मित्सुबिशी F2 सहित दुनिया भर के सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट। इससे पहले भारत के आसमान में ऐसा अद्भुत नजारा देखने को नहीं मिला था। ये दृश्य है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का। ये दृश्य है आत्मनिर्भर भारत के बनने का। ये दृश्य है भारत के विश्व बंधु बनने का। ये दृश्य है देश में आयोजित हुए अब तक के सबसे बड़े मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति का, जिसका दूसरा चरण राजस्थान के इस ऐतिहासिक शहर जोधपुर में चल रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र, और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। जुड़ रही हूं सीधे जोधपुर से। इस गरजती आवाज के साथ तो आप समझ ही गए होंगे कि जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर कुछ खास हो रहा है। जी हाँ, यहाँ जारी है एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जिसका आगाज 29 अगस्त 2024 से हुआ। दोस्तों, एक्सरसाइज तरंग शक्ति भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो भारत और मित्र देशों की वायुसेना के बीच आयोजित हो रही है, जिसका फर्स्ट फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक वायुसेना स्टेशन सुलूर, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। इस चरण में भारत के साथ साथ 4 मित्र देशों फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने हिस्सा लिया था। जोधपुर में आयोजित हो रहे फेज 2 में 7 मित्र देश भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के साथ साथ जापान, ग्रीस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE, श्रीलंका और सिंगापुर शामिल हैं, जो अपनी मिलिट्री जहाजों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही 21 अन्य फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के ऑब्जर्वर्स इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। और इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे साथ मौजूद 2 बेहद खास मेहमान। प्लीज वेलकम विद मी एयर मार्शल अनिल खोसला, retired, who served as Vice Chief of Air Staff, and Air Marshal Deeptendu Chaudhary, retired, who was the Commandant, National Defence College. सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सारे जो लिसनर्स हैं जो रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज किया है, तो वार्तालाप शुरू करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तो रक्षा सूत्र की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षा सूत्र के पॉडकास्ट सुनने वालों को सबको स्पेशल सैल्यूट और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी, बहुत स्वागत है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर लगभग 60 वर्षों के बाद देश में ऐसी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आयोजित हो रही है, इस तरीके के अभ्यास भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं एयर मार्शल अनिल खोसला सर। तो जैसा कि आपने बताया कि ये 60 साल के बाद हो रहा है, जो 1962-63 में हुआ था, उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था। ये जो तरंग शक्ति इस बार हो रही है, ये इसका स्केल बहुत बड़ा है और स्कोप भी काफी बड़ा है। इसमें कई कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। जो इनविटेशन गया था 51 कंट्रीज को, उसमें से तकरीबन 30 कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं, इधर उनके एसेट्स के साथ या फिर एज ऑब्जर्वर। तो काफी बड़ी एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स की, और नेचुरल प्रोग्रेशन है ये एक्सरसाइज का कि भारतीय वायुसेना जो है दूसरे देशों में और यहाँ भी होस्ट करती रही है बायलैटरल एक्सरसाइजेज है दो नेशंस में, और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट करती रही, पर पहली बार होस्ट कर रही है इतनी बड़ी एक्सरसाइज, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। नो, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने पूछे, जैसे कि उसके कई ऑब्जेक्टिव्स और कई फायदे हैं इसके। तो एक तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो होता है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, वो उसको बढ़ावा देता है, स्ट्रेंथन करता है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन जो है उनके साथ बढ़ जाती है। और ये जो फैक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, ये सारे इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कल को आपको किसी सिचुएशन में इकट्ठे भाग लेना हो, इकट्ठे काम करना हो, इकट्ठे ऑपरेशंस करने हो, तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत जरूरी है जॉइंट ऑपरेशंस के लिए। और दूसरा जो है, इस एक्सरसाइज में वर्ल्ड की लीडिंग एयर फोर्सेस हैं, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से सीखने को मिलती, नॉलेज एक्सचेंज होती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो सिग्नल जो जा रहा है दुनिया को कि इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है वो भी काफी बढ़ गई है, वो भी काफी दिखाई देगी इस एक्सरसाइज में। फिर प्रमोशन मिलेगा डिफेंस कोलैबोरेशन को। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ वो बढ़ जाएगा, और दूसरा एक दूसरे से
सीखने को बहुत मिलेगा। जी, एयर मार्शल दीप्तेंदु सर, मैं आपकी ओर रुख करूंगी और अगला सवाल आपसे है कि भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है, तो ऐसे में इतनी बड़ी एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? एकदम बिल्कुल, क्योंकि देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना करीब इंटरनेशनल में भाग ले काफी 20 साल होने को है जो हम रेगुलरली इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। इसके लिए हम कभी विदेश जाते हैं, विदेशी एयरफोर्सेस हमारे यहाँ आते हैं। यूजुअली ये 1 या 2 एयरफोर्सेस के साथ बाइलैटरल एक्सरसाइज होता है छोटे लेवल पे, पर इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे एयरफोर्स इकट्ठा आके हमारे यहाँ एक्सरसाइज करना ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये हमारे देश का स्टेचर को ना ही ऊपर करता है, पर ये एक आईना है कि हम हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा है और हिंदुस्तानी हमारे एयरफोर्स का क्या दर्जा है इंटरनेशनल स्टेटस एरिना में। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एयरफोर्स की धाक दिख रही है तरंग शक्ति एक्सरसाइज से। जोधपुर में एक साथ इतने विमानों, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स को आसमान में गरजते और कलाबाजियां करते देखना अपने आप में काफी रोमांचक दृश्य है। एयर मार्शल अनिल खोसला सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से प्लेन्स हिस्सा ले रहे हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंडियन स्काईज में इतने सारे बाहर के जहाज उड़ रहे हैं एक साथ। तो अगर बाहर से आप देखा जाए तो यूएसए जैसे आपके F-18 लेके आया है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है। ऑस्ट्रेलिया भी F-18 भी उड़ रहे हैं, और टाइफून उड़ रहे हैं जर्मनी और स्पेन के। जर्मनी है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो बेचना चाहता है वो भी साथ में लेके आया है A400, जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है फॉर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और फिर उसके बाद रफाल्स है फ्रांस के। फिर यूएस A-10 वॉरहॉग है जो कि ग्राउंड अटैक में काम आता है, वो लेके आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग जहाज है। C-130 जो जहाज है स्पेशल एयरक्राफ्ट स्पेशल मिशन के, वो उड़ रहे हैं। श्रीलंका ने स्टेप इन किया है C-130। सिंगापुर के C-113 है। F-16 है, 3 डिफरेंट वर्जन है F-16 के। UAE का है, फिर यूएस का है, ग्रीस का है, और उसके बाद एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं KC-130, KC-135। तो ये तो हो गए बाहर के एसेट्स। अब इंडियन एसेट्स तो सारे ही जितना इंडियन एयरफोर्स में है सब कुछ उड़ रहे हैं। तेजस अपना जो इंडिजिनस जहाज है वो उड़ रहा है। Su-30, MiG-29, इवन इंडियन नेवी के MiG-29 पार्ट ले रहे हैं। जैगुआर, मिराज 2000, रफाल। फिर हमारे जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है L-78 बेस्ड, L-76, हमारे अवैक्स AWC जहाज, हमारे जितने हेलीकॉप्टर्स हैं प्रचंड LCH हो गया, ध्रुव हो गया, रुद्रा हो गया। तो इसमें 2 चीजें हैं, वो आत्मनिर्भरता को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, आत्मनिर्भरता को प्रमोट भी करता है। अच्छा, उसमें हमारे जो डिस्प्ले में वेपन्स हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, वो भी इसमें दिखाए जा रहे हैं, शोकेस किए जा रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि इंडिया में कितना सेल्फ रिलायंस है। और दूसरी बड़ी बात है कि डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है इसमें। जी, एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमानों को आसमान में देखना काफी इंटरेस्टिंग है। एयर मार्शल दीप्तेंदु सर, एयर मार्शल अनिल सर ने जैसा कि इन ताकतवर प्लेन्स के बारे में हमें बताया, हमारी उत्सुकता ये जानने में भी है कि ये विमान किस प्रकार से इस एक्सरसाइज में अपनी क्षमता और ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देखिए ये नहीं कि ये कोई फ्लाइंग डिस्प्ले और फॉर्मेशन फ्लाइंग तो नहीं है, ये कॉम्बैट सिचुएशन है। मतलब ऐसा होगा जैसे अमेरिकी के इस बार वो A-10 लेके आए हैं, वो प्योरली स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। हमारे जैगुआर्स ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। हमारे सुखॉयज मल्टी रोल हैं, रफाल मल्टी रोल है, F-16 दोनों रोल प्ले करते हैं। तो ये हर देश अपना जो प्लेटफॉर्म लाया है एक स्पेसिफिक रोल पे पार्टिसिपेट करेगा। उनका जैसे अगर F-16 का स्क्वाड्रन है अमेरिका का, उस स्क्वाड्रन का क्या रोल है अपने देश में, वो ही रोल वो यहाँ आके खेलेगा। सिमिलरली अगर जापान का एयरफोर्स है, उनका क्या रोल है अपने देश में, वो ही रोल यहाँ पे वो खेलना चाहेंगे। स्ट्राइक होगा, सोच लीजिए अमेरिकी एयरफोर्स के, उसके एस्कॉर्ट्स कर रहे हैं शायद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स सुखॉयज, उसके बगल में रफाल दूसरा मिशन कर रहा है, F-18 जो पार्टिसिपेट कर रहा है, A-10 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अलग अलग अपने रोल्स खेल रहे हैं। सबके लिए एक टारगेट होगा। दैट मीन्स स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को एक टारगेट पहुंच के उसको ध्वंस करके वापस आना है सेफली विदाउट लूजिंग एन एयरक्राफ्ट। जो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट है
कोई भी देश का हो, उसका रोल है कि ये सारे जहाज अंदर जो जा रहे हैं, सिमुलेटेड एनिमी टेरिटरी में जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं, 100-150 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, ये सारे जर्नी पे उसको कोई दुश्मन के जहाज या रेड टीम का जहाज इंटरसेप्ट ना करे। अगर इंटरसेप्ट करे तो उनके साथ कॉम्बैट लड़के उनके साथ लड़ाई करे, ताकि ये स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जाके अपना काम बम गिरा के वापस आ सकते हैं। सिमिलरली रेड टीम का क्या रोल है, उनको दिख जाता है रेडार में, अच्छा इतने सारे आ रहे हैं, ये लोग स्ट्राइक हैं, ये सारे एयर डिफेंस है, तो वो एक एलिमेंट भेजेंगे एयर डिफेंस को एंगेज करने के लिए, और उनका पूरा कोशिश होगा कि स्ट्राइक जहाज को इंटरसेप्ट करे और उनको बम गिराने ना दे। तो ये पूरा एक गेम चलता रहता है, हर एक मिशन में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सब जब पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, सब प्लेटफॉर्म जो है आजकल एडवांस्ड मिसाइल्स, रिकॉर्डर्स, सिमुलेटर्स लेके जाते हैं, हर एक के गन कैमरास, रेडार रिकॉर्डिंग होता है। ये सब एक्सरसाइज के बाद असली काम तब शुरू होता है कि सारे टीम इकट्ठा बैठ के पूरा एक्सरसाइज का प्लेबैक होता है, रियल टाइम प्लेबैक, उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं, अच्छा ये हुआ, ये इंटरसेप्शन सक्सेसफुल था क्या, अच्छा सक्सेसफुल था इंटरसेप्शन, बट इंटरसेप्ट करने के बाद जो पायलट था उसका जो वेपन सोल्यूशन है दूसरे दुश्मन के जहाज को गिराने का, वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो बोलेंगे हाँ स्ट्राइक का एक जहाज इंटरसेप्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये स्ट्राइक पहुंच नहीं पाई। या इंटरसेप्शन के अगर मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया, वो मिसाइल के पैरामीटर्स के बाहर था, मिसाइल फेल हो गया, तो वो स्ट्राइक सक्सेसफुल हो गया। तो ये डीब्रीफ सबसे बड़ी बात होती है, वो घंटों चलती है, और इस डीब्रीफ से सबसे जरूरी चीज निकलता है, वो है लेसन्स लर्न्ड, जिससे हर एक देश एक दूसरे से सीखते हैं, और इससे बेसिस बन जाता है कि अगले मिशन में या अगले ऑपरेशन में ऐसे कमियां ना आए। जी बिल्कुल सर, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया और इसे हम सब इमेजिन भी कर सकते हैं। एयर मार्शल अनिल खोसला सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी लार्ज स्केल पर ये एक्सरसाइज की जा रही है, तो इसकी तैयारी भी यकीनन आसान नहीं रही होगी। क्या आप इस एक्सरसाइज के पीछे हुई उन तैयारियों के बारे में श्रोताओं को रूबरू करा सकते हैं? इस तरह की जो एक्सरसाइज है जिसमें कि इतनी सारी कंट्रीज पार्ट कर रही हैं, 1 साल से ज्यादा इसमें काम लग गया होगा, और इसमें कई पहलू देखने पड़ते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और कई एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, भारत में भी और अब्रॉड भी। तो पहला तो आपको डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है कि हाँ भाई कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, क्या क्या लेके आएंगी, कितना क्या पार्ट लेंगे एक्सरसाइज में, कितने लोग लेके आएंगे, क्या वेपन्स लेके आएंगे, क्या जहाज लेके आएंगे, वो सब। और फिर ऑप प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप प्लानिंग में आपको ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, स्कोप कितना है और ड्यूरेशन कितनी है, कहाँ आप उसको करेंगे, सिनेरियोज क्या क्या आप रखेंगे, मिशंस क्या रखेंगे। फिर और भी कई पहलू हैं, जैसे कि लीगल इश्यूज हो गया, MOU साइन करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है, इंडेमनिटी बॉन्ड करना पड़ता है। फिर आपको इतने सारे जहाज डिफरेंट कंट्रीज के ऑपरेट कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए होगी, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, कंज्यूमेबल्स चाहिए होंगे एक्सरसाइज में उड़ने के लिए। फिर बहुत महत्वपूर्ण है सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। फिर उसके बाद आपको जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर भारत का अभ्युदय हुआ है, उस दिशा में एयर मार्शल अनिल खोसला सर, आप इस एक्सरसाइज तरंग शक्ति को कैसे देखते हैं? तो इसमें क्या है कि जो ये एक्सरसाइज है, जो डिफेंस डिप्लोमेसी उसका पार्ट है। ये जो एक्सरसाइजेज होती है, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, दोनों मिलके काम करते हैं। और जो डिफेंस डिप्लोमेसी में काफी 16-17 डिफरेंट वर्टिकल्स आते हैं, उसमें म्यूचुअल जो एक्सरसाइज है बायलैटरल या मल्टीलैटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि हमने बताया कि रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में एनहांसमेंट मिलता है। दूसरी चीज इसमें इन एक्सरसाइज में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जाती है कि आप इन देशों के साथ मिलके काम कर रहे हो, और वो काफी सिग्नल जाता है आपके एडवर्सरीज को भी और वर्ल्ड को भी। और इसमें अब आप देखिए इस एक्सरसाइज में क्या सिग्नल जा रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट, कि जो इंडिया का पार वैल्यू, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार है, जो पार है, मिलिट्री पार भी जो है, उसमें क्या बढ़ाव आ रहा है, वो सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई इंडिया जो है अभी ग्रोइंग पार है। दूसरा है जो सिग्नल जा रहा है कि इंडिया की, हमारे देश की जो कमिटमेंट है रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ, कि हम कमिटेड हैं। और तीसरा सिग्नल ये जा रहा है कि इंडिया अभी एक रिलायबल
पार्टनर बन सकता है ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो है इस एक्सरसाइज का। जी, एयर मार्शल दीप्तेंदु सर, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन काफी रिलेवेंट होता है कि आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में क्या मैसेज दे रही है ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज? देखिए, यूक्रेन का लड़ाई, इजराइल गाजा का लड़ाई, ये तो सबसे बड़ी बात पुराने दिनों में लोग और कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि लड़ाई बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर होगा, पर ये दो लड़ाई हमें क्लियरली दिखा दिया कि ना तो शॉर्ट है ना स्विफ्ट है, और इसका एक बड़ा प्राइस है इस लड़ाई का जो सालों भर चलता रहता है। ये सोच लीजिए ये देशों को, उन देशों की इकोनॉमी को क्या कर रहा होगा। तो ऐसे समय पे, और हमारे सिचुएशन बहुत ही यूनिक है, बाकी एयर पावर यूसेज जो होता है वर्ल्ड वाइड उनमें से और हमारे में बहुत अंतर है। आप देख लीजिए यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में एयर ऑपोजिशन बहुत कम ही है, बिल्कुल है ही नहीं। शुरू के दिनों में यूक्रेन की एयरफोर्स ने बड़ा कोशिश किया था लड़ने की, पर धीरे धीरे वो एयरफोर्स एक्चुअली उड़ना बंद ही कर दिया था। इजराइल की लड़ाई में देखें, अगेन कोई एयर ऑपोजिशन है ही नहीं, पर हमारे सिनेरियो में फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो, एनिमी एयर ऑपोजिशन का बड़ा रोल होगा। तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना कि खाली जमीन में या समुद्र में लड़ाई होगा, हवा में भी बहुत लड़ाई होगा, और हवा की लड़ाई जमीन के लड़ाई को इम्पैक्ट जरूर करेगा। जी, और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के दौरान डिफेंस एक्सपो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप, डीपीएसयूज के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को भी हम शोकेस कर रहे हैं। एयर मार्शल अनिल खोसला सर, जैसा कि आपने पहले भी डिफेंस एक्सपो का जिक्र किया, तो इसके बारे में बताएं, इसका क्या उद्देश्य है और कौन कौन से भारतीय रक्षा उत्पाद इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे? तो हम लोग इंडिया में एक्चुअली एरो इंडिया करते हैं, डिफेंस एक्सपो भी करते हैं और बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतने इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें भी हमने डिफेंस एक्सपो रखा है और उसमें सारे जितने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं वो सारे दिखाए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जो आपके सारे डिफेंस पीएसयूज हो गए मेजर वाले, आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो गई, तो 5 और डिफेंस पीएसयूज, 20 के करीब प्राइवेट इंडस्ट्रीज, 20 एमएसएमईज जो आपकी माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, स्टार्टअप्स भी हैं उसमें, 16 और स्टार्टअप्स। तो अब आप देखिए तो 60 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें हर एक चीज दर्शाई जा रही है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड यूएवीज, मिसाइल्स, वेपन्स। तो इसमें क्या होगा कि जो विदेश से जो लोग आए हैं उनको चांस मिलेगा इसको विजिट करके, उसको देखने का, जो डिफेंस एक्सपो में एग्जिबिट कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करने का। तो उसमें क्या प्रमोशन मिलेगा डिफेंस इंडस्ट्री को, उसमें चांसेस बढ़ेंगे कि हाँ भाई कोलैबोरेटिव जो है डिफेंस प्रोडक्शन हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, मे बी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो उसके साथ साथ, तो उसमें बढ़ावा मिलेगा हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको काफी। जी, एयर मार्शल अनिल खोसला सर, जब सेनाओं की बात होती है और एक्सरसाइजेस आयोजित होती है तो हमारा यूथ काफी आकर्षित होता है। ऐसे में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आप हमारे युवाओं के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं? मैं 40 साल तो एयरफोर्स में रहा और 5 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, 5.5 साल। मैं अभी भी एयरफोर्स को बहुत मिस करता हूँ। तो जो एयरफोर्स में जो है, आप ऐसा है कि जो यंगर जनरेशन है उनको मैं बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स में काम करने के लिए वो पैशन या जुनून होना चाहिए, वो एडिक्शन है एक, और जो थ्रिल कंटेंट जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं कि जब आप दूसरे कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं तो आप टारगेट्स को चेंज करते रहते हैं, वो प्रेशर रहता है कि यू मीट द टारगेट। इंडियन एयरफोर्स आपको टारगेट डिस्ट्रॉय करने का चांस देता है। तो दूसरी चीज ऐसा एयरफोर्स बोलता है कि आपका जो ऑफिस है वो हम 30,000 फीट पे आपको ऑफिस देंगे, मतलब आप जहाज में बैठ के ऊपर से काम कर। तो ये तो हो गया मतलब लाइटर वेन में, बट इंडियन एयरफोर्स की ज्वाइन करने की या मिलिट्री ज्वाइन करने की, और स्पेशली इंडियन एयरफोर्स, बहुत एडवांटेज लाइफ में। एक तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, आप फिजिकली फिट रहते हैं, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल टफनेस जो है वो भी बढ़ती है, आपका जो एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी को वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, वो आपको चांस देता है टू बिकम अ वेरी गुड लीडर, एंड ये जो क्वालिटीज हैं ये आपको बहुत काम आती है लाइफ में। तो मैं तो ये कहूँगा कि
एयरफोर्स ज्वाइन करना बहुत और मिलिट्री ज्वाइन करना बहुत ही नोबल सर्विस है और बहुत ही फायदेमंद सर्विस है। बहुत शुक्रिया सर। एयर मार्शल दीप्तेंदु सर, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और आपसे विदा लेने से पहले भी हम युवाओं के लिए और इस पॉडकास्ट को सुन रहे लिसनर्स के लिए आपका क्या खास संदेश होगा? मैं करीब ऑलमोस्ट 38 इयर्स एयरफोर्स में था। सारा जीवन मैं करीब 5000 से ज्यादा उड़ान बढ़ चुका हूँ, सॉर्टीज कर चुका हूँ फाइटर्स में। ये एक खाली प्रोफेशन नहीं है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्रोफेशन और पैशन, जो जुनून होता है, दोनों एक साथ मिलने हुए हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जितने हो सके सारे युवाओं कोशिश करना चाहिए कि एयरफोर्स ज्वाइन करे। मैं आपके ये रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के माध्यम से अपने युवा पीढ़ी और सारे सुनने वाले दोस्तों को एक सूचना देना चाहूंगा कि प्लीज आगे आइए, आपको नेशनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होना, इसकी जानकारी रखना और जिस भी तरीके से आप कर सकें उस तरीके से कंट्रीब्यूट करें। आप दोनों सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और विस्तार से एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस पूरी बातचीत और एक्सपीरियंस के बाद अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि तरंग शक्ति में भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता दिख रही है, तो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे तालमेल के साथ एक पावरफुल विश्व बंधु की छवि भी दिख रही है। हम शांति के दूत हैं तो शांति भंग करने वालों को सबक सिखाने का मादा भी रखते हैं। और जैसा कि हमारे आज के एस्टीम गेस्ट और एयर वेटरन्स ने हमें बताया कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज का इतने वृहद स्तर पर आयोजन विश्व में हमारी ताकत, शौर्य, हम पर मित्र देशों के भरोसे और समय आने पर एक दूसरे का साथ देने के लिए तत्परता को दर्शा रहा है। चलिए इस रोमांचक सफर को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।